सुनो इधर, अपन ने पिछली क्लास में प्रतिस्थापन विधि प्रारंभ कर दी थी। उसके लिए एक उदाहरण भी देखा था, एक क्वेश्चन भी देखा था। आज अपन प्रतिस्थापन विधि के लिए जो दूसरा उदाहरण दे रखा है, मतलब उदाहरण नंबर 5, उसको देखते हैं ना। देखो उदाहरण नंबर 5 जो वहां लिखा है उसको पढ़ो। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से हल करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक पिता है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी वो पिता है जो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। मतलब जो पिता है वो पुत्री से कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अगर मैं कहूँ कि जो पुत्री है अगर वो 5 साल की थी तो पिता कितने साल का हुआ होगा? पुत्री अगर 5 की थी तो फिर कितना पिता कितना का हुआ? 7 गुना कर दो, 5 आता 35, मतलब पिता कितना का हुआ होगा? 35 का। ठीक है, इस बात समझ सकते हैं अपन। अब आगे क्या कर रहा है? एक लाइन तो यहाँ मिल गई अपन को कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मतलब पिता कह रहा है पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, पिता बड़ा है 7 गुना। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, सेकंड स्थिति क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, वो स्थिति थी 7 वर्ष पहले की, अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद में। ये कंपेरिजन किस जगह से हो रहा है? वर्तमान से, यानी अभी से 7 साल पहले और अभी से 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यानी वो पिता कह रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 साल पहले तो 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद में ओनली कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा? ओनली 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अगर मैं पुत्री को 3 साल की कहूं तो फिर पिता कितने का? 15 का। वैसे कि ये बात होती पॉसिबल नहीं है, पर एक मान लो कि अगर पुत्री 5 की है तो फिर पिता कितने का? सॉरी 3 गुना है ना, 3 या 9 का। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये जब सिलेबस नहीं कटा था, इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन होता था ना, ये पहले आया करता था, मतलब 3.1 से पहले रहता था। इस वजह से यहाँ पे ग्राफीय शब्द आ रहा है वगैरह ये चीजें। परंतु ऊपर अपन को एक लाइन में बोल दिया इसने, क्या बोला कि इसको किस विधि से हल करो? प्रतिस्थापन विधि से। तो अपन इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। ये आपके उदाहरण नंबर कौन सा है? 5 है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो माना ना तो अपन को उस पिता की आयु पता ना ही पुत्री की, तो माना आफ्ताब की आयु कितनी मान ली मैंने? x वर्ष। ठीक है, और पुत्री की आयु लिख सकता हूं यहाँ पे, पुत्री की आयु ये क्या मान लो इसको? y वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बात? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार इधर देखो, एक है स्थिति फर्स्ट कह सकता हूं मैं, स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है कि 7 साल पहले। क्या कह रही है? 7 साल पहले। ये दोनों अभी अपन ने कौन सी आयु मानी है? वर्तमान की। कौन सी मानी है? वर्तमान की। यानी पिता की वर्तमान में कितनी आयु है? x है, और पुत्री की कितनी है? y है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ? 7 साल पहले ले जा रहा हूँ। 7 साल पहले ले जा रहा हूँ। इसमें से भी कितना घटाया मैंने? 7। इसमें से भी कितना घटाया? 7। अजय बात समझ में? मैंने पिता की आयु लिखी x, पुत्री की लिखी y। ये वर्तमान की स्थिति। उसने कहा कि 7 साल पहले, तो x में से 7 घटाया, y में से 7 घटाया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 7 साल पहले पिता पुत्री से कितनी गुनी आयु का है? 7 गुनी आयु का। पिता पुत्री से कितना गुना है? 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना। अब ज्यादा कौन है? अब जैसे मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया बराबर का चिन्ह, ज्यादा कौन है? पिता ही ज्यादा होगा। पिता ज्यादा है तो यानी अगर मैं इसको तुला में रखूं तो ये इधर जाएगा, ये पलड़ा ये इधर जाएगा, तो इसको बराबर करने के लिए 7 से गुणा किधर करो मैं? y वाले की तरफ, पुत्री की तरफ क्या गुणा कर दिया मैंने? शायद। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? 1। अजय बात समझ में? अरे किसी की दिक्कत है क्या? मैंने x लिखा, y लिखा। पहले तो 7 साल पहले पहुंचाया मैंने इनको। 7 साल पहले मतलब इसको भी 7 साल पहले पहुंचाया, पुत्री को भी 7 साल पहले पहुंचाया। अब 7 साल पहले क्या स्थिति है कि पिता पुत्री से 7 गुनी आयु का है, तो पुत्री को किससे गुणा कर दिया? 7 से। ये स्थिति कौन सी? फर्स्ट। अब स्थिति कौन सी लिखेंगे अपन? सेकेंड। स्थिति सेकंड क्या कह रही है कि जो x है
और वाई है, एक्स और वाई मतलब ये कौन पिता, ये कौन पुत्री। 3 साल बाद की स्थिति कह रहा है वो, 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों में क्या जोड़ दो, 3 3 जोड़ दो। 3 साल बाद मतलब दोनों में 3 3 जोड़ा। 3 साल बाद क्या कह रहा है कि पिता है ना पुत्री का कितनी गुना आयु का रह जाएगा, ओनली 3 गुना आयु का रह जाएगा। पिता पुत्री से ओनली 3 गुना आयु का रह जाएगा। यानी बड़ा कौन है अभी भी, अरे बाद में हो जाए पहले, पिता तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। ये बड़ा है, इसका मतलब इसका पलड़ा भार ये, तो ये इधर जाएगी ताकड़ी, इधर जाएगी, तो इस ताकड़ी को बराबर करने के लिए 3 से गुणा किधर करना पड़ेगा मेरे को, पुत्री की तरफ। आ जाइए बात समझ में, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। और ये कौन सी समीकरण हो गई आपके, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई तो यहाँ तक उतारो, फिर अपन इसको प्रतिस्थापन से हल करते हैं। यहाँ तक उतारो, सुनो यहाँ तक उतार लिया, इसके बाद अपन इसको प्रतिस्थापन से हल करते हैं। इनको मिटा रहा हूं, सुनो। अपने समीकरण 1 क्या है, ये जो समीकरण 1 है ये x-7 और फिर क्या है 7y-7, ये समीकरण नंबर कौन सी थी, 1 थी। ठीक है, इसको थोड़ा अगर अपन सोल्व करें तो x-7 और ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 7y, इसको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 49, ये होगा। इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या अपन, क्या कर सकते हैं, x तो इधर, ये 7y इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस के 7y। ठीक है, और ये माइनस के 49 है, सही 7 इधर आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस के, तो x-7y ये कितना हुआ रे, प्लस माइनस माइनस, 49 में 7 गए तो 42, 42 किसके माइनस की। ये समीकरण 1 थी, इसको मैंने ऐसे सोल्व कर दिया। तो इसको समीकरण क्या दे दूं मैं, 3, 2 यहां तक आ चुकी थी। ठीक है, अब इस 3 को भी सोल्व कर ले। समीकरण 2 से, ये कौन सी थी, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x प्लस का 3 बराबर 3y प्लस 3, यही है। और यही इसी को यहाँ उठा के रखा है मैंने। अब देखो x प्लस 3 अंदर गुणा करोगे तो 3y, इसको इससे गुणा करोगे तो 9, यहाँ से x 3y इधर लाओगे तो माइनस का, ये 9 जहाँ के जहाँ है 3 इधर लाओगे तो माइनस का, यहाँ से सॉरी तो 3y ये कितना हुआ रहा है 6। ये समीकरण नंबर, 1 मिनट अपन इसको किस विधि से, इसको मिटा दो क्योंकि इसी को मैंने यहाँ लिखा था ना। अब 1 मिनट बताओ, ये तो समीकरण नंबर 3 है जो समीकरण नंबर 1 से है। समीकरण नंबर 2 को मैंने यहाँ तक सोल्व किया और अपन देख पा रहे हैं कि देखो एक तो इसमें ये वैल्यू आ गई। अपन यहाँ से क्या मैं x का मान निकाल दूं, क्या प्रतिस्थापन कर रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। अगर इस 3y को मैं इधर ले गया तो फिर यहाँ से x का मान मैं क्या कह रहा हूँ कि x को मैंने यहाँ का रखा 6 और 3y को मैं इधर ले गया तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। ये कौन सी समीकरण नंबर 2 से कौन सी समीकरण आ गई 4। क्या मैं इस समीकरण नंबर 4 से मान x का मान कितना आया 6 प्लस 3y, इस मान को समीकरण 3 में इस x के स्थान पे रख सकता हूँ क्या। प्रतिस्थापन कर रहे हैं अपन तो सुनो, समीकरण 1 से तो ये वाली समीकरण आ गई, ये अपन ने सीधा सोल्व किया यहाँ तक पहुंचे। समीकरण नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से मैंने x का मान कितना निकाला 6 प्लस 3y, इस मान को 4 को मैं उठा के 3 में रख सकता हूँ ना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, समीकरण 4 से मान, बोलना समीकरण 4 से मान किस में रखने पर, 3 में रखने पर। कल मैंने इसके लिए एक और लाइन बताई थी, क्या बताई थी, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। आ जाइए बात समझ में। चलो अपन अब ये रही समीकरण नंबर 3, इसमें x का मान रख रहे हैं तो सबसे पहले क्या दिख गया अपन को x, इस x के स्थान पे क्या मान रखना है अपन को 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y। ठीक है, फिर क्या आया माइनस, फिर आया 7y बराबर, 7y आ गया बराबर कितना आया माइनस के 42। यहाँ तो बात समझ आ गई क्या। अब आगे सुनो, जो सोल्व हो रहा है वो सोल्व कर लो। देखो इसमें y है, कहीं पे x दिख रहा है क्या, तो y के मान ने x के मान को क्या कर दिया प्रतिस्थापित कर दिया। इधर सुनो 6 ये 3y और ये 7y प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए तो 4, 4y किसके माइनस के,
और माइनस का 42, माइनस के 4y और ये माइनस के 42, 6 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। माइनस के होंगे, माइनस 42 और माइनस 6 कितने हुए? माइनस के 48, और इधर माइनस के 4y चल ही रहे, तो y का मान, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। 4 का भाग 48 में कितनी बार गया? 12 बार, यानी y का मान कितना आया? 12। y किसको माना था अपन ने? पुत्री को, पुत्री को माना था। इसका मतलब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष। अपन को पिता की भी निकालनी है, तो y के मान को किसी एक समीकरण में रख दो। y के मान को आप समीकरण नंबर 3 में रख सकते हो, y के मान को आप 4 में रख सकते हो, और इधर 1 और 2 ऊपर पहले थी उनमें भी रख सकते हो। मैं कहूंगा कि y के मान को आप कहाँ रखो? समीकरण नंबर 4 में, क्योंकि जैसे y का मान यहाँ रखोगे किसका आ जाएगा? x का। तो y का मान क्या लिखेंगे अपन? y का मान समीकरण किस में रखने पर? 4 में रखने पर। अरे आ जाएगी बात समझ में? समीकरण 4 कहाँ रही? ये रही, x बराबर 6 प्लस 3, y के स्थान पे कितना रखना है मेरे को? 12। अरे ये y है ना, इस y के स्थान पे कितना रख सकते हैं अपन? 12। x बराबर 6 प्लस कितना हुआ है? बांट दिया 36, तो x का मान कितना आ गया? 42। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हुई? 42 वर्ष। आ जाएगी बात समझ में? तो पुत्री की आयु 12 वर्ष और पिता की आयु 42 वर्ष। तो नीचे लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? अतः आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ठीक है, उतारो यहां तक। ये उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 6 को पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। सभी उदाहरण नंबर 6 को मन में पढ़ेंगे। चलो इधर सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ध्यान देना इधर। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6? एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है? 9 रुपए है, और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18 रुपए। प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सीधी बात है, ज्यादा कोई घुमाव नहीं है सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 6, माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या लिख सकता हूं मैं? माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लू मैं? x रुपए। ठीक है, एक रबड़ का मूल्य क्या मान लू? y रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार दुकान में 2 तो कितनी है? 2 तो क्या है? देखो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, स्थिति फर्स्ट, सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x है। फर्स्ट स्थिति में क्या कह रही है वो? पेंसिल कितना है? 2 पेंसिल है, और रबड़ों का मूल्य अपन ने क्या माना? y। रबड़ कितने हैं? 3 है, इनका योग। एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x। एक रबड़ का मूल्य y है, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y। दोनों को मिला दो तो कितना आना चाहिए? 9 रुपए। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? ये 1। ठीक है, स्थिति नंबर 2। सुनो, स्थिति नंबर 2 में क्या कह रहा है? 4 तो पेंसिल है, एक पेंसिल का x, तो 4 पेंसिल का 4x, प्लस 6 रबड़ है, एक रबड़ का y, तो 6 रबड़ का 6y। ठीक है, और कुल कितना होना चाहिए? 18। समीकरण नंबर 2। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक? अब इधर सुनो, अब क्या कर सकते हैं अपन? इसको प्रतिस्थापन से हल करना है, तो क्या करते हैं बोलो प्रतिस्थापन के लिए? सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि किसी चर का गुणांक 1 है क्या। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, किसी भी चर का गुणांक 1 नहीं है। अब नहीं है तो फिर कोई सी एक समीकरण तो सोल्व तो करना है, तो सोल्व करना है तो कोई सी एक समीकरण को ले लो। कौन सी ले लें अपन? समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 से। अब 1 क्या है? 2x। जैसे अपन ग्राफीय विधि में करते थे ना, वही काम करना है। जैसे कोई एक समीकरण उठा लो, फिर
6x 3y बराबर के 9। यहाँ से मैं किसको इधर रखूं, 2x को इधर रखा मैंने, 9 3y इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। मेरे को यहाँ पर ऐसा मान रखना होता है जिसका गुणांक 1 हो, तो 2 को भी क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो मैंने x को इधर रखा, 9 माइनस 3y और 2 इसके जाएगा तो बटा में, यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा, किस में जाएगा, ये भाग में। इसको मैं क्या नाम दे दूं, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर जो 3 है ये किससे आई है, 1 से। तो फिर इस जो x का मान है यहाँ पे 9 माइनस 3y बटे 2, इस मान को मैं किस समीकरण में रख दूं, समीकरण नंबर 2 में। ये जो x का मान दिख रहा है, इस x के स्थान पर कौन सा मान रख सकता हूं मैं, 9 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि x का मान यहाँ है 9 माइनस 3y बटे 2, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या लाइन लिखूं, बोलो। x का मान चलो ये वाली लिखते हैं, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आ जाएगी बात समझ में। समीकरण 2 कहाँ रही, ये रही। सबसे पहले क्या दिखा, 4, फिर क्या दिखा, x के स्थान पे क्या रखना है आपको, 9 माइनस 3y। अब कोष्टक में रखे ना इसको, 3y और बटे क्या, 2। आ जाएगी बात समझ में। फिर क्या आ रहा है, प्लस के 6y, फिर क्या आ रहा है, 18 बराबर के 18। बस अब इसको सोल्व कर लो, आपको समीकरण में y दिख रहा होगा, y दिख रहा है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इधर सुनो, सोल्व करें। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 से 4 कितनी बार, 2 बार, ठीक है। 2 को मैं 9 से गुणा कर दूं, क्या कर दो ना, चलो 2 को 9 से गुणा किया 18, माइनस 2 को 3 से किया 6y, प्लस के 6y बराबर के 18। 6y माइनस के 6y प्लस के दोनों क्या हो गए, कट गए। यहाँ क्या आया मान, 18 बराबर 18। कल अपन ने 3.2 में पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन किया था, वहां पर भी ऐसी वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी। फिर उसके नीचे मैंने क्या लाइन लिखवाई थी, उपरोक्त द्विघात समीकरणों के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसे लिखवाया था। तो यहाँ पर भी अपन ये लाइन लिखेंगे। यहाँ क्या लाइन लिखेंगे, इन द्विघात समीकरणों के जो हल हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, ठीक है। जब भी ऐसी स्थिति बन जाएगी ना, चर सभी चर कट गए, देखो इसमें कोई चर बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। तो यहाँ पर इस स्थिति में अपन क्या लिखेंगे, इन रैखिक समीकरणों के हल अनेक हल प्राप्त होंगे। अब कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि 2/4 है, 2 a1 का मान कितना आ रहा है, 2, a2 का मान कितना, 4। इसको हल करोगे, इनका बटा मान निकालोगे, कितना आएगा, 1/2। इसका मान भी कितना आया, 1/2। 9/18 का मान भी कितना आया, 1/2। इसका मतलब बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी अनुपात बराबर है, a1/b1/c1, सभी अनुपात बराबर है। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी आती थी, संपाती आती थी। संपाती में क्या आंसर आता था, अपरिमित रूप से अनेक, वही आती थी। तो वही लाइन यहाँ लिखेंगे, इन द्विघात समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अब आपके समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे हल आते हैं। तो आप अगर कभी इनका ग्राफ बनाओगे ना, तो मैंने वैसे कल भी बताई थी ये बात, जैसे इस समीकरण की आप लाइन खींचोगे, जैसे ऐसी लाइन आई, ठीक है, ग्राफ में आती है बात समझ में। अगर इस समीकरण की आपने लाइन खींची तो ऐसी प्राप्त होगी। फिर आप इस समीकरण की लाइन खींचने बैठे तो वो लाइन भी ऐसी आ जाएगी, फिर इसी के ऊपर आ जाएगी, क्या करेगी, इसी के ऊपर। तो फिर आप कहोगे हल कहाँ प्राप्त होते हैं, मैंने फर्स्ट में कहा था, हल जब प्राप्त होते हैं जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती है। जब दो रेखाएं आपस में जिस बिंदु पे क्रॉस करती है वही बिंदु उसका आंसर होता है। अब ये तो क्रॉस हर जगह ही कर रही है, आप इनको जितना बढ़ाओगे उसी जगह क्रॉस कर रही है, तो फिर इसका हर जगह आंसर है, हर जगह आंसर है, यहाँ आंसर है, यहाँ आंसर है, यहाँ आंसर है। तो इस प्रकार अपरिमित रूप से इस स्थिति को क्या बोल देते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक उतारो, फिर इसके नीचे मैं वो लाइन लिखवाऊंगा, फिर अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उतारो, सुनो इधर, यहाँ तक उतार लिया, इसके नीचे लाइन लिखना, अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से
अनेक हल उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आ जाए बात समझ में? तो ऐसा कब लिखोगे? जब आपके दोनों चर भी कट जाए, मतलब चर कट जाए, चर बचे ही नहीं, और जो दो वैल्यू बची है अचर वाली ये इक्वल आ जाए, तब तो क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। बात को समझना क्या कह रहा हूं? चर कट जाए, चर कटने के बाद जो अचर संख्या बच रही है ये भी इक्वल आ जाए, तब क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है जिसमें चर तो कट जाएगा परंतु जो ये अचर वाली संख्या है ना ये नहीं कटेगा, इनकी मान डिफरेंट आएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे सर? तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे इस समीकरण के कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दैट मीन्स ग्राफ की स्थिति बात करूं तो फिर इसकी रेखाएं कैसी आएगी? समांतर वाली। अगर ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाए तो हल प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि अपन इसे पहले वाले उदाहरण में किया। अगर रेखाएं समपाती आ जाए तो फिर ये वाली स्थिति मिल गई आपको, दिख गया आपको कि किस प्रकार अपन लाइन लिखते हैं और इस प्रकार मिलता है। अब आने वाली स्थिति है जिसमें रेखाएं कैसी होगी? समांतर। अब ऐसा तो पता नहीं चलेगा, उसमें क्या होगा कि चर तो कट जाएंगे, बाकी ये जो वैल्यू आएगी ना ये बराबर नहीं आएगी। जैसे यहाँ तो बराबर आ रही है, 18 और 18 आ रहे हैं ना, उसमें नहीं आएगी बराबर। तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे अपन? इसके हल कोई प्राप्त नहीं होंगे या फिर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर कौन सा है ये आपके? 7। उदाहरण नंबर 7 पर डोर आपके लिए बात बता दूं, जब मैंने 2016 में एग्जाम दिया था उस समय मेरे यही क्वेश्चन आया था, ये बाकी ग्राफ से आया था उस समय। ठीक है ना, अब तुम्हारे ग्राफ तो है ही नहीं। तो जब मैंने उस समय एग्जाम दिया था तो ये ग्राफ से आया था, रेल की पटरियों वाला सवाल। और बहुत से बच्चों ने गलती करके क्या कर दिया था, जब ग्राफ बनाना था इसका तो बहुत से बच्चों ने इन पटरियों को ऐसे काट दिया था। उनको खुद को कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि रेल की पटरियां कभी क्रॉस नहीं होती, तो कॉमन सेंस से सोच लो कि अगर रेल की पटरियों की समीकरण है तो ये आपस में कैसी रहेगी? समांतर रहेगी। उस समय की सोचने की बात थी, अभी तुम्हारे ग्राफ में तो आएगा नहीं ये सवाल। तो बस अपन ऐसे ही करते हैं सवाल को। हाँ मैंने सही किया था। ठीक है, इधर सुनो, आगे सुनो। दो रेल की पटरियों के समीकरण, अब क्या है एक समीकरण, इसने सीधी समीकरण दे दी तो मैं भी सीधा लिख देता हूँ। एक तो समीकरण दी क्या? x प्लस के 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, यानी एक पटरी जा रही है, वो एक ट्रैक जा रहा है, एक पटरी, तो उसकी समीकरण क्या है? ये वाली। दूसरी पटरी है उसके समीकरण है 2x प्लस के 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। इसको किस विधि से हल करना है? निरूपित की गई है क्या? रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को काटेगी, ऐसा एक क्वेश्चन था, ग्राफ से हल करना था। उस समय आपको अभी किससे हल करना है? ये प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन से करने के लिए क्या देखते हैं अपन? किसी एक चर का गुणांक क्या दिख जाए अपन को? 1 दिख रहा है क्या? समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 1 दिख रहा है तो इसी को ले लें। तो क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से 1 को उठाया, x प्लस 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस के 2y, सबसे पहले तो मैंने 4 को इधर भेजा, क्या हो गए? प्लस के, यहाँ मैंने x को इधर रखा 4 माइनस 2y, यहाँ तो बात समझ में आ गई। इसको क्या लिख देंगे? समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान कहाँ रखूं? समीकरण 3 से मान समीकरण किस में रखूं? 2 में, क्योंकि एक किससे बनी है? 3 से। एक किससे बनी है? 3 से। तो 3 से मान कहाँ रखूंगा? 2 में। ठीक है, या तो यहाँ पे ये लिखो कि समीकरण 3 से मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर। या फिर क्या लाइन लिख सकते हो आप? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखते हैं अपन मान। x का मान क्या दिखा आपको? 4 माइनस 2y, 2 दिखा आपको, x दिखा, x के स्थान पे क्या रखना है? 4 2y, फिर माइनस के कितना, सॉरी प्लस के 4y और माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको गुणा कर दूं क्या? 8, ये माइनस के कितने? 4y प्लस के 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0। ये 4y और 4y तो कट गए,
कैसे कटे, माइनस के 4 और प्लस के 4 दोनों कट गए। अब आपके क्या बचा यहाँ पे, एक तो 8 बच रहा है और क्या बच रहा है, माइनस के 12 इक्वल टू 0। पिछले वाली स्थिति में तो ये जो अचर संख्या आई थी ये भी बराबर आ गई थी, चर तो कटे ही थे परंतु ये अचर संख्याएं भी क्या आई थी, बराबर। इस स्थिति में ये अचर संख्याएं बराबर भी नहीं आई, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू और आ रही है। तो अपन यहाँ तक तुम उतारो, इसको भी मत उतारना, बस यहाँ तक उतारो, ठीक है। इसके बाद अपन क्या लाइन लिखेंगे बच्चों, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। अजय बात समझ में, चलो यहाँ तक उतारो फिर लाइन लिखवाता हूँ। यहाँ तक उतार लिया था, इसके नीचे लाइन लिखना, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। और डिटेल में लिखा हूं कि इसका आंसर, चलो लिख लो, एक और लाइन लिख लो, अतः इनका ग्राफ या निरूपण लिख लो, आगे कभी फ्यूचर में पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। अतः इनका ग्राफ या निरूपण, अतः इनका ग्राफ या निरूपण समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। अतः इनका ग्राफ या निरूपण समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। यहाँ तक बात लिख ली। अगर रेखाएं समांतर है तो अपन क्या कह सकते हैं, रेल की पटरियां क्रॉस नहीं करेगी। तो अगली लाइन में लिख लो, अतः रेल की पटरियां, क्या बात ज्यादा लंबा हो गया क्या, एक और लाइन में लिखो बस, चलो कोई बात नहीं, जिसको लिखना है वो लिख, जिसको लिखना है वो लिख लो। रेल की पटरियां प्रतिच्छेद नहीं करेगी, बस इतना लिख, रेल की पटरियां प्रतिच्छेद नहीं करेगी, रेल की पटरियां प्रतिच्छेद नहीं करेगी। पूरा आंसर तो यही है, देखो रेल की पटरियां प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।